नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां जो आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, आज की जानकारियों में सबसे अहम जानकारी रहने वाली है पीसीडीए के वो सर्कुलर जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। जी हां दोस्तों, 50% डीएडीआर हो जाने के बाद कुछ भत्तों में बढ़ोतरी, ग्रेच्युइटी लिमिट में बढ़ोतरी हुई थी, जिसको लेकर के पीसीडीए ने सर्कुलर भी जारी किए, लेकिन ये सर्कुलर अभी तक हमारे सामने आए ही नहीं है, जिनको पहली बार मैं आपको सैनिक पाठशाला के जरिए आगे दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ लेटर जारी हुआ है, अब जल्द से जल्द सरकार डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमें 8वें पे कमीशन का फायदा जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसकी तस्दीक 8वें पे कमीशन की वेबसाइट करती है, जिसमें आगे जाकर के आपको अहम दस्तावेज दिखा करके समझाऊंगा। दोस्तों, चलिए इन्हीं कुछ जानकारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, वोटिंग चल रही है, जिसमें से मेरा राज्य आसाम भी है। थोड़ी देर बाद में जाकर मैं खुद भी वोटिंग करूंगा, क्योंकि वोटिंग करना ना सिर्फ हमारा अधिकार है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है। क्योंकि 5 साल में 1825 दिनों में से 1824 दिन तो नेताओं का बोलबाला रहता है, लेकिन एक ही ऐसा दिन आता है जो चुनाव का दिन होता है, जिस दिन जनता का बोलबाला रहता है, आपका बोलबाला रहता है, मेरा बोलबाला रहता है। तो इस दिन का जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। तो वोटिंग जरूर कीजिएगा दोस्तों, वोट करने से पीछे मत हटिएगा। और वोट किसको करना है वो आपका खुद का डिसीजन है, लेकिन मैं खुद वोट करूंगा विकास को, मैं खुद वोट करूंगा राष्ट्र शक्ति, राष्ट्रहित सर्वोपरि को। मैं खुद वोट करूंगा वैश्विक उथल पुथल के बाद भी भारत को जो शक्ति बचाए रखेगी, जो शक्ति भारत को आगे बढ़ा सकती है, उसके फेवर में। तो आप भी एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर होने के नाते वोट सोच समझ करके उस कैंडिडेट को दीजिएगा जिससे आपका भला हो सके, जिससे देश का भला हो सके। और इन सबसे महत्वपूर्ण है, वोट जरूर कीजिएगा, जाइएगा वोट करने। अभी तक वोटिंग नहीं किया है तो जल्दी से उठिए, जाइए वोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे आज के इन जानकारियों की ओर। जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, एमएसपी न मिलने के ये एक बड़ा कारण है, इसमें कोर्ट से भी हार ही मिलती है। जी हां दोस्तों, अमूमन एमएसपी न मिलने के केवल 2 ही कारण हैं। अगर आप एमएसपी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको केवल 2 कारणों की वजह से एमएसपी ना मिले, ऐसा हो सकता है। पहला कारण, आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया आपने। दूसरा कारण, आपको कोई ऐसा पनिशमेंट मिला है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाता है। इन 2 कारण के अलावा आपका अगर बाकी नॉर्मल क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आपको एमएसपी लागू है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको प्रमोशन कार्डर के अनविलिंगनेस की वजह से आपको अगर एमएसपी नहीं दिया जाता, तो कोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जिसके जरिए कोर्ट ने प्रमोशन कार्डर अनविलिंग के केस में भी एमएसपी ग्रांट करने का फायदा सुनाया है, जो है फेवर जजमेंट दिया है। लेकिन अगर आपका अनविलिंगनेस कुछ ऐसे तरीके का है जिसके बारे में आगे कोर्ट का ऑर्डर दिखा के समझाता हूं, तो ऐसे केस में आपको अनविलिंगनेस प्रमोशन कार्डर के लिए होने की वजह से भी आपको एमएसपी नहीं मिल पाएगा। जी हां, चलिए माननीय कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये 12 मार्च 2026 का आदेश है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक नसीहत लेके आया है। जब भी आप कोर्ट में केस करें दोस्तों, आपका पक्ष कितना मजबूत है, आपके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, उन बातों को जरूर छानबीन करने के बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि नहीं तो वकील साहब तो आपको मोटिवेट ही करेंगे कि बोलेंगे केस जीता जाएगा, लेकिन किस तरीके के केसेस में पिछले कैसे फैसले हैं, उन चीजों को भी जरूर छानबीन करने के बाद ही कोर्ट में आप केस दायर करें। नहीं तो पैसा भी जाएगा, मेंटली हरासमेंट भी होगा और आपका काम भी नहीं होगा। देखिए, एक ऐसा ही आपके लिए उदाहरण लेके आया हूं, जो माननीय लखनऊ बेंच का एएफटी ने आदेश दिया है। जो नैनीताल में जो बेंच है, वहां की तरफ से यह आदेश आया है। अब देखिए, इस आदेश में क्या हुआ है, एमएसपी ग्रांट को लेकर के पेंशनर ने केस किया था। पहला एमएसपी नाइक ग्रेड का उनको मिल गया था, हवलदार ग्रेड का एमएसपी के लिए उनको मना किया था, क्योंकि इन पेंशनर ने प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग किया था। अब अमूमन प्रमोशन कार्डर के लिए जब अनविलिंग करते हैं पेंशनर, तो कोर्ट द्वारा उनको एमएसपी ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन
इन पेंशनर के केस में कुछ थोड़ा सा हटके था मसला, क्योंकि आप देखिए, आपको इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने मुद्दे को, अपने केस को छानबीन करने के बाद ही आगे बढ़े। अब देखिए इनके केस में हुआ क्या था, यहां पर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, सिंस द एप्लीकेंट हैज रेंडर्ड अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन कार्डर टू द नेक्स्ट रैंक वाइड हिज अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट डेटेड 10 जनवरी 2017 फॉर प्रमोशन कार्डर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 फरवरी 2017। ये पहली बार उन्होंने अनविलिंगनेस दे दिया कार्डर के लिए, उसके बाद फिर से 2 जनवरी 2018 को उन्होंने और अगले कार्डर के लिए भी अनविलिंग दे दिया जो जनवरी फरवरी 2018 में होना था। उसके आगे फिर से अनविलिंग दे दिया 25 मई 2018 को, जो कि कार्डर था 17 जून 2018 से। उसके आगे फिर से 13 अक्टूबर 2018 को उन्होंने प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग कर दिया, जो कार्डर 19 नवंबर 2018 से था। यानी कि उन्होंने 4 बारी अनविलिंगनेस दे दिया कार्डर के लिए। एक बार अगर अनविलिंगनेस होता तो हमने देखा है, कई सारे केसेस में देखा है कि एक बार के अनविलिंगनेस को कोर्ट द्वारा जो है माफी कर दिया जाता है और सरकार के लिए, पीसीडीए के लिए आदेश सुनवाया जाता है कि इन पेंशनर को अनविलिंगनेस को कंसीडर करते हुए एमएससीपी ग्रांट किया जाए। लेकिन इन पेंशनर का अनविलिंगनेस 4 बार उन्होंने किया था। ये देखिए 10 नंबर पैराग्राफ में उनका अनविलिंगनेस 4 बार ही हो गया, इसलिए 4 बार उन्होंने अनविलिंगनेस दिया कार्डर के लिए, यानी कि कार्डर करने का मैक्सिमम लिमिट वो जो है अनविलिंग कर चुके थे। तो इस वजह से अब देखिए जो उनका एप्लीकेशन था उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, देख पा रहे हैं आप। इसलिए जब भी कोर्ट केस करें तो आपका पक्ष कितना मजबूत है उस बात को जरूर छानबीन करने के बाद ही आगे बढ़े दोस्तों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अगर कोई प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग कर दे तो उनको परमानेंट अनविलिंग मानते हुए कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट दिया जाता है कि उनको एमएससीपी लागू नहीं है। अमूमन हमने एक बार के अनविलिंगनेस में प्रमोशन कार्डर में देखा है कि कोर्ट ने जजमेंट दिया है पेंशनर के फेवर में, लेकिन ऐसे केसेस में जिसमें मल्टीपल टाइम्स अनविलिंगनेस दिया गया हो, वैसे केसेस में कोर्ट ने भी पेंशनर का साथ देने से मना कर दिया। तो कोर्ट केस करते टाइम छानबीन करके ही आगे बढ़ें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वाह, सामने आया पीसीडीए का सर्कुलर। 50% डीए होने के बाद 25% बढ़ोतरी और साथ ही ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से हुआ लागू। जी हां दोस्तों, ये एक बड़ी बात है दोस्तों कि पीसीडीए के सर्कुलर तो निकल रहे हैं लेकिन वो पेंशनर के पास नहीं पहुंच रहे हैं। पीसीडीए के सर्कुलर निकल रहे हैं लेकिन वो वेबसाइट में अपलोड नहीं हो रहे हैं। जी हां, इसका पहले आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं आपको स्पर्श के वेबसाइट में लेके चलूंगा। उसके आगे बात करते हैं कौन से पीसीडीए के सर्कुलर को मैं आरटीआई के हवाले से लेके आया हूं, जो आगे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले स्पर्श वेबसाइट देखते हैं। अब दोस्तों हम स्पर्श वेबसाइट के अंदर हैं। अभी देखिए ये स्पर्श का पोर्टल है, स्पर्श का वेबसाइट है, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हमें सर्कुलर्स देखने को मिलती हैं। कहां मिलती हैं? देखिए ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो सर्कुलर्स का ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सर्कुलर्स देखने को मिलेंगे। ये नीचे की तरफ जो सर्कुलर्स हैं ये देखिए यहां तक केवल 679 सर्कुलर तक ही यहां पर मौजूद है। ये देखिए आखिरी सर्कुलर 679। इसके बाद 2025 में भी बहुत सारे सर्कुलर निकल चुके हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं दोस्तों, जो एक बेहद दुखद बात है। पहले पीसीडीए का अलग से वेबसाइट हुआ करता था जिसमें सर्कुलर जैसे निकलता था अपलोड हो जाता था, लेकिन आज के डेट में स्पर्श के वेबसाइट में ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन में सर्कुलर्स की जगह तो है, लेकिन 679 सर्कुलर के बाद कोई सर्कुलर इसमें अपलोड नहीं हुआ है। और ये 679 सर्कुलर कब का है? ये देखिए ये रहा 679 सर्कुलर जो कि 4 दिसंबर 2024 का है। तो क्या 4 दिसंबर 2024 के बाद पीसीडीए ने कोई सर्कुलर नहीं निकाला? ऐसा नहीं है, बिल्कुल निकाला है। 50% डीएडीआर हो जाने के बाद 25% अलाउंसेस में बढ़ोतरी को लेकर, ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी को लेकर भी सर्कुलर निकले हैं, लेकिन उन सर्कुलर को कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन मैंने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगा के जो 2 सर्कुलर में आगे आपको दिखाने जा रहा हूं वो सर्कुलर अहम सर्कुलर हैं। तो ऐसे में पीसीडीए से हमारी गुजारिश है कि जैसे ही सर्कुलर निकाला जाता है वेबसाइट में अपलोड किया जाए। बेशक आपने पीसीडीए का वेबसाइट बंद कर दिया, स्पर्श के वेबसाइट में अपलोड किया जाए। लेकिन अभी हमने देखा कि स्पर्श में लेटेस्ट सर्कुलर 679 मौजूद है जो दिसंबर 2024 का है, जो लगभग आज से 1.5 साल पहले का है। इसके बाद कोई सर्कुलर है ही नहीं स्पर्श के वेबसाइट में।
चलिए अब जो सर्कुलर में लेके आया हूं आरटीआई के हवाले से उसको देखते हैं। दो सर्कुलर में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। पीसीडीए प्रयागराज का ये सर्कुलर नंबर 681 है, 681 है, जो 15 मई 2025 का सर्कुलर है, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो पहली बार सैनिक पाठशाला के जरिए आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों पीसीडीए के सर्कुलर्स हमारे सामने नहीं आते। पहले पीसीडीए का वेबसाइट हुआ करता था, अब वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये सोर्सेस के हवाले से जो मैं पीसीडीए का सर्कुलर 681 लेके आया हूं, जिसमें 50% डीए हो जाने के बाद जो अलाउंस में बढ़ोतरी की गई थी 25% की, उसको लेकर के ये सर्कुलर है। और ये अलाउंस था कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। जी हां, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में जब सरकार ने बढ़ोतरी की घोषणा की थी, तब जाकर के पीसीडीए का ये सर्कुलर निकला था, जिस सर्कुलर के जरिए कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का एरियर भी उन पेंशनर को दिया गया था जिनको ये लागू था। दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस उन पेंशनर को मिलता है जो डिसेबल्ड पेंशनर हैं, जिनकी डिसेबिलिटी 100% है और जिनको आरएमबी के द्वारा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस रिकमेंड किया गया हो और जिनको रिकमेंडेशन के बाद कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिल रहा हो। तो उन पेंशनर का कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी करके यह आदेश निकाला गया था। आप देख पा रहे हैं पहले कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो मिलता था वो 6750 मिलता था। इस आदेश के इस सर्कुलर के जरिए 8483 कर दिया गया, जिसका एरियर जनवरी 2024 से भुगतान किया गया था इस आदेश के, इस सर्कुलर के जारी होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, सर्कुलर पीसीडीए का निकल गया, लेकिन पेंशनर के पास, कर्मचारियों के पास, किसी के भी पास पब्लिक डोमेन में यह सर्कुलर नहीं है। और यह सर्कुलर अब मैंने आरटीआई के हवाले से मंगवाया है। इसी तरीके से पीसीडीए का और एक सर्कुलर में दिखाऊंगा जो ग्रेच्युइटी को लेकर है, उसको भी मैंने आरटीआई के हवाले से मंगवाया है। चलिए उसको देखते हैं। उस सर्कुलर में भी ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी का जो प्रावधान था उसको लागू करते हुए जो है सर्कुलर निकाला गया था पीसीडीए की तरफ से, जब डीएडीआर 50% हुआ था। अब ये रहा दोस्तों 2 जून 2025 का पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 682 682 सर्कुलर। ये भी पहली बार पब्लिक डोमेन में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ना पीसीडीए ने इसको कहीं अपलोड किया था, ना पेंशनर के पास ये सर्कुलर अवेलेबल था। तो ये सर्कुलर आरटीआई के जरिए मैंने मंगवाया था। अब देखिए, जैसे ही डीएडीआर 50% हो गया था, तो जो ग्रेच्युइटी की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा करके जो बढ़ा दिया गया था 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया था, उसका ये सर्कुलर है। देखिए दोस्तों, अगर किसी का ग्रेच्युइटी 20 लाख से ऊपर हो जाए तो उनको वो ग्रेच्युइटी का अमाउंट नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही ये सर्कुलर जारी हो गया, उसके बाद कोई अगर रिटायर हुए हो तो उनका ग्रेच्युइटी का मैक्सिमम लिमिट 25 लाख कर दिया गया इस सर्कुलर के जरिए, जो सर्कुलर आप सामने देख पा रहे हैं। और इस सर्कुलर के निकलने से पहले भारत सरकार का यह लेटर निकला था उसी आदेश को लागू करते हुए, लेकिन डिफेंस पेंशनर को इन लेटरों का, इन आदेशों का फायदा तभी मिल पाता है जब पीसीडीए से उसी चीज को लेकर के सर्कुलर निकलता है। तो सर्कुलर भी निकल गया, लेकिन पेंशनर्स को उस सर्कुलर के दर्शन नहीं हुए, जिसके दर्शन अभी हो रहे हैं पहली बार सैनिक पाठशाला के जरिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितने अहम सर्कुलर निकलते हैं, लेकिन जब सर्कुलर के बारे में पेंशनर्स को पता ही नहीं चलेगा तो किसी को अगर कोई फायदा नहीं मिला तो वो किस बेस पर क्लेम करेंगे। इसीलिए सर्कुलर्स का रेगुलर वेबसाइटों के ऊपर अपलोड होना बेहद जरूरी है। इसलिए पीसीडीए से गुजारिश है कि ऐसी गलती ना करे और जैसे ही सर्कुलर निकलते हैं उनको अपलोड किया जाए। आप अगर सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पीसीडीए तक, उनके अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए दोस्तों, जो बेहद अहम मामला है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से 60% डीए बढ़ोतरी पर जारी हुआ लेटर, अब जल्द होगा भुगतान। जी हां, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि जनवरी 2026 से जो डीएडीआर की बढ़ोतरी है उसको जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी को सीधे सीधे लेटर लिखा गया है। चलिए लेटर का कॉपी देखते हैं दोस्तों। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से भेजा गया 8 अप्रैल 2026 का यह लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को भेजा गया है। और डीएडीआर की बढ़ोतरी को लेकर के यह लेटर भेजा गया है दोस्तों। सब्जेक्ट इसका है डिक्लेरेशन ऑफ डीए/डीआर। रिस्पेक्टेड मैडम, the Confederation of Central Government Employees and Workers would like to draw your kind attention towards non-declaration of due installment of DA/DR with effect from 1 जनवरी 2026
Normally, it used to declare in the last week of March and arrears of 3 months paid in first week of April every year. यानी कि यहां वित्त मंत्री जी से यह शिकायत की गई है कि आपका ध्यान हम उस बात पर आकर्षित करना चाहते हैं जिसके जरिए 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर में बढ़ोतरी होनी थी। अमूमन इसकी बढ़ोतरी मार्च के आखिरी हफ्ते तक कर दी जाती है और अप्रैल तक उसका 3 महीने का एरियर का भुगतान कर दिया जाता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। आगे कहा गया है, सीवियर डिसकंटेंट एंड एप्रीहेंशंस इज देयर अमंग द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ओवर डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ द सेम। यानी कि पेंशनर और कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष है इसको लेकर के, डिले को लेकर, इस देरी को लेकर के, क्योंकि चिंतित हैं। कहीं कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि कहीं 18 महीने के डीआर की जैसे इसको भी फ्रीज तो नहीं किया जाएगा, तो ऐसी बातें भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स और कर्मचारियों के बीच में असंतोष फैल रहा है, यह भी यहां कहा गया है। द कॉन्फेडरेशन beseech योर पर्सनल इंटरवेंशन इन द मैटर एंड रिक्वेस्ट टू योर गुड सेल्फ टू काइंडली कॉज द डिक्लेरेशन इश्यूएंस ऑफ द DA/DR ऑर्डर एट द अर्लीस्ट। यानी कि ये हमारा कॉन्फेडरेशन आपको पर्सनली इस मैटर पर ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और जल्दी से जल्दी DA/DR का डिक्लेरेशन करने के लिए अनुरोध करता है। देखिए, कहीं ना कहीं अब संस्थाएं सरकार के ऊपर जोर डालना, उनके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर चुकी हैं कि जनवरी 2026 से बढ़ने वाला जो DA/DR है उसको जल्दी से डिक्लेयर कर दिया जाए। अब हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीए की बढ़ोतरी जनवरी 2026 से जो हमें मिलना है उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा और उसका भुगतान भी जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। चलिए अगली जानकारी, आखिरी जानकारी, 8वें वेतन आयोग के वेबसाइट में डॉक्यूमेंट जिससे क्लियर हुआ कि वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमें 1 जनवरी 2026 से ही 8वें पे कमीशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार यह सवाल संसद में भी पूछा गया जिसका जवाब गोलमोल आया है। लेकिन अब की बार 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा जिसमें यह लिखा है कि 8वां पे कमीशन का फायदा जनवरी 2026 से ही लागू होगा। तो चलिए हम वेबसाइट देख करके समझते हैं। तो दोस्तों, आप यह 8वां पे कमीशन का वेबसाइट देख पा रहे हैं। अब इस वेबसाइट में जब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में से ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन ऑब्लिक प्रेस रिलीज है, इस नोटिफिकेशन ऑब्लिक प्रेस रिलीज में एक तो 3 नवंबर 2025 का गैजेट नोटिफिकेशन है, उसके पहले जो 28 अक्टूबर 2025 का एक जो है प्रेस रिलीज है। दोस्तों, अगर इस प्रेस रिलीज को हम क्लिक करते हैं, इसको हम खोलते हैं, इस प्रेस रिलीज को खोलने के बाद ये रहा प्रेस रिलीज जो 28 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार की तरफ से कैबिनेट की तरफ से जारी किया गया था। अब इस प्रेस रिलीज में अगर हम देखेंगे तो इसी प्रेस रिलीज से पता चलता है कि हमें 8वां पे कमीशन का फायदा कब से मिलेगा। अगर आप इस प्रेस रिलीज का ये वाला लाइन देखेंगे, गोइंग बाय दिस ट्रेंड द इफेक्ट ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशंस वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। यानी कि जो पिछले ट्रेंड है, पिछले जो जितने भी पे कमीशन है उनको हम देखें तो नॉर्मली जो 8वां पे कमीशन का जो फायदा है, जो उसकी बढ़ोतरी है, वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी। और यह दस्तावेज 8वां पे कमीशन का वेबसाइट के अंदर है, जो कि केंद्र कैबिनेट द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट है। दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हमें जो फायदा मिलेगा वो जनवरी 2026 से ही मिलेगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।